हम लोग कहाँ पे थे लास्ट टाइम? जीएसटी पढ़ा रहे थे ना। जीएसटी में लगभग उसके जीएसटीएन भी बता दिया था है? समझा नहीं। सेस, अच्छा सेस और सरप्लस बता दिया था ना, सरचार्ज। वो टर्म लिखा रहे थे ना कुछ। हाँ, कुछ टर्म को एक्चुअली होल्ड कर देते हैं जीएसटी में, जैसे कुछ पॉइंट और किसी को डिस्कस करने हो तो। जीएसटी में किसी ने कुछ पॉइंट पढ़ा था? आप लोग जीएसटी में आए थे सब लोग? नहीं थे? लास्ट क्लास सैटरडे? अच्छा ठीक है। तो जीएसटी में आप लोगों ने रिवाइज किया था कुछ है? वो तो पॉलिटी में दिया हुआ है। उसके बाद एक्चुअली में जीएसटी में कुछ उसके प्रॉज कॉन्स, टैक्स इंप्लीमेंट करने के क्या क्या प्रॉज कॉन्स हैं क्या नहीं। किस पीडीएफ में? हाँ हाँ, ऑनलाइन पीडीएफ में भी है वो सारी बातें, प्रॉज कॉन्स दिया हुआ है। सीजीएसटी और आईजीएसटी ये सब तो बता ही दिया था। स्टेट के द्वारा जो वो लिया जा रहा है वो एसजीएसटी स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल द्वारा सीजीएसटी है, आईजीएसटी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर या एक दूसरे स्टेट में एक्चुअली में ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वो आईजीएसटी था। और जीएसटी का नेटवर्क भी बता दिया था क्या है वो एक्चुअली में, ई वे बिल भी बताया था उसमें। ठीक है, तो अभी एक और टर्म है, उसके बाद फिर बाकी और टर्म पे आएंगे। जो टर्म लिखवा रहे थे मेन सेस और सरचार्ज बताया था मैंने, उसके बाद जो और टर्म बाकी हैं कुछ और उसमें ऐड ऑन करेंगे। लेकिन पहले एक कंसेप्ट और है इसी में, एक ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी के बारे में आप लोगों ने खूब सुना है ना, काला धन हिंदी में कहते हैं। क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? और कुछ? कुछ फायदा नुकसान पता है किसी को? ब्लैक मनी से क्या फायदा नुकसान होगा? क्योंकि टैक्स के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं काफ़ी कुछ हद तक। टैक्स के प्रॉफिट लॉस सब चीज़ें हैं, टैक्स किस लिए लगाया जाता है ये भी। क्या? हम बैंक को क्या लेना देना है? यहाँ तो फिस्कल पॉलिसी से है ना टैक्स स्ट्रक्चर। बैंक पे इफेक्ट कह सकते हैं, वो बहुत इनडायरेक्ट वे में पड़ेगा अंदर जाके। क्या? हाँ, बजट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे है? क्या? ये ब्लैक मनी से क्या कहाँ रिलेटेड होगा? हमें ब्लैक मनी से इम्पैक्ट पूछा, तो ब्लैक टैक्स कलेक्शन नहीं होगा इसलिए बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उस मनी पे टैक्स नहीं दिया जा रहा है। तो ब्लैक मनी में आप लोग लिख लीजिए, वो एक्चुअली में ऐसी अनअकाउंटेड इनकम होती है, जिस अनअकाउंटेड ऐसी इनकम या इलीगल वे में कलेक्ट की गई इनकम जिस पे लोग टैक्स नहीं पे करते, जो लीगल सिस्टम या लीगल चैनल में नहीं है। ये 2-3 पॉइंट एक्चुअली में ऐसे बनाइए, बोला बहुत ज़्यादा एक्चुअली देखिए जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोग लिखेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको मेमोराइज नहीं होंगी कभी भी। ये जानिए, उसको ब्रेक करके जब लिखवाते हैं तो वो ब्रेक करके ही लिखिए।
अगर वो सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोग जाएंगे ना बुकिश लैंग्वेज में, वो चीज़ें आपको याद नहीं होगी कभी, वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी कभी। इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें जैसे हम फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट या एरो डायग्राम या पाई चार्ट के थ्रू जो एक्सप्लेन करते हैं, इसे आप लोग हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने की कोशिश किया करिए। ब्लैक मनी लिखे, अच्छा क्या है, ये इलीगल मीन्स से जो कलेक्ट हुई मनी है वो ब्लैक मनी, इस पर क्या है, इस पर टैक्स नहीं पे किया गया है, ये अनअकाउंटेड मनी है। ये सब चीज़ें जैसे लिख दी, अगर ब्लैक मनी यहाँ लिख रहे हैं तो ऐसे लिखिए, ब्लैक मनी लिखे आप, ठीक। इसके लिए इलीगल मीन्स मतलब ये जो है कि एक जो सिस्टम होता है प्रॉपर चैनलाइज लीगल सिस्टम के थ्रू, जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिजनेस है, वो जो डेवलप किए गए हैं, उसके थ्रू ये मनी नहीं आई है, या मनी कई तरीके से आ सकती है ब्लैक मनी, जिस पे टैक्स नहीं पे किया गया है, लोगों ने इसे हाइड किया हुआ है। इसमें बहुत टाइप की मनी आ सकती है, हवाला आ सकती है, ड्रग ट्रैफिकिंग से आ सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मनी आ सकती है, या सेल कंपनियां बनती हैं, सुना होगा कभी न्यूज़ में, ऐसे सब मीन से भी जो मनी आती वो। और दूसरा, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको भी हाइड करने के लिए लोग ये दिखा दिए, उस पर टैक्स नहीं पे किया, टैक्स से बचने के लिए लोग ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, तो वो भी वो ब्लैक मनी में काउंट हो जाएगा। तो आप इसी तरह लिख सकते हैं कि अब जितने भी टर्म हमने बोले आपको, तो आप उसी तरह कैसे ब्लैक मनी आ गई, इलीगल वे या मीन्स के थ्रू, या इस पर क्या हुआ है, टैक्स नहीं पे हुआ है इस मनी पे, इसलिए ब्लैक मनी के डेफिनेशन में है। क्लियर? बात कम करो, क्या बोलो, हाँ थोड़ा वैल्यूम आवाज़ तेज करो, देखो इतना बड़ा आवाज़ इधर उधर जाती तो सुनाई क्लियर नहीं होता। हाँ है? इसमें किसी को कहते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाना। उसमें क्या करते हैं लोग कि बाहर पैसे भेजते हैं, तो वहाँ से पैसे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू लाते हैं, तो काउंटरफीट करेंसी होता है, वो उसकी बात अलग है, अभी लोग ब्लैक मनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो है ब्लैक मनी, क्योंकि जब आपके पास सोर्स इनकम हुई उस पर आप टैक्स नहीं देंगे तो ब्लैक मनी में काउंट होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट सिस्टम में आई नहीं है, आपने उसे एक्यूमुलेट करके सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया, बाद में इन्वेस्टमेंट क्या किए क्या नहीं उससे मतलब नहीं है। भूखराम आप सैटरडे नहीं आए थे ना, तो आप मुझसे क्लास बाद मिलिएगा जरा, ठीक। कुछ कहना नहीं है लेकिन मिलना, मुझे कुछ काम है आपसे। कम इन। सेकेंड मीटिंग का है आज का ना, तो कम तो इसमें आप ये पॉइंट लिख लेंगे कि जिसपे जो मनी क्रिएट हुई उस पर टैक्स नहीं पे किया गया, टैक्सेबल इनकम थी उस पर टैक्स नहीं पे किया गया, टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं पता उसके बारे में, वो ब्लैक मनी के अंडर में आ गया। अब ब्लैक मनी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, कहाँ कहाँ से ब्लैक मनी जनरेट होगा, एक तो होगा इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल मतलब गैर कानूनी ढंग से। अब गैर कानूनी ढंग में क्या आएगा, हाँ टैक्स चोरी करना, लेकिन हम मीन्स पूछ रहे हैं, गैर कानूनी गतिविधि, तस्करी, यस, और कोई, हाँ हाँ तो वो तो है स्मगलिंग, टैक्स नहीं पे किए ना, हाँ तो वो तो है ही ब्लैक मनी में आ ही गया। इलीगल एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी,
इलीगल एक्टिविटीज़ देखो हो गई, ट्रैफिकिंग हो गई, स्मगलिंग हो गई अननेसेसरी सामानों की। कई बार देखो ऐसे आइटम्स की भी स्मगलिंग होती है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये सब। तो ये सब भी अगर मार्केट में आके अगर आपके सर्कुलेट होते हैं, उससे जो पैसे जनरेट होते हैं उस पर भी लोग टैक्स नहीं पे करते, या टैक्स ब्लैक मनी ऐसे भी बनती है कि लोग बिल नहीं देते, ऐसे भी ब्लैक मनी बनती है ना। और इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक हवाला। हवाला पता है क्या होता है? हवाला ये होता है मनी कि एक देश से दूसरे देश में एक्चुअली में वो जबान के बेसिस पे चलती है। वो हवाला सिस्टम जो है ये भी ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स है। हवाला मनी वो मनी कहलाती है कि जिसमें ना तो वो अकाउंटेड मनी होती है, इसका लेन देन ज़्यादातर कैश में होता है और ये जबान पे चलती है। अंडरवर्ल्ड सिस्टम में या बहुत बड़े बिजनेस हेवन्स में या ऐसी चीज़ों में, टैक्स चोरी में, कि इस कंट्री का एक्चुअली में जो एक एक्सचेंज रेट उसको बाईपास कर देती है। यहाँ से ये पैसे, वहाँ से कॉल आई आउटर कंट्री से कि इतने पैसे वहाँ पहुँचाने, जैसे मूवीज़ में आप लोग देखते हैं इतने पैसे ले जाके पहुँचा देने हैं, तो वो पैसे पहुँचा दिए जाएंगे आपके उसी करेंसी में, और इसके एवज में उधर वो करेंसी उसी वे में सर्कुलेट होती रहेगी। लेकिन वो जो है मनी कभी अकाउंटेड सिस्टम में, जो गवर्नमेंट का सिस्टम बना है जिसके थ्रू ऑनलाइन ये सिस्टम होना, वो उसमें नहीं आएगी। तो ये पैसे क्या पब्लिक के यूज़ के लिए आएगा? ये तो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट या पर्टिकुलर पर्सन के लिए रहेगा। ये जब भी पब्लिक के यूज़ के लिए अगर मनी नहीं आ रही है, उससे जो बेनिफिट क्रिएट हो रहा है वो मनी सर्कुलेशन में बाकी पब्लिक को बेनिफिट नहीं दे रही है, या मनी सप्लाई का जो हमारे पास टूल वगैरह उससे इन सब पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, ये सब समस्याएं किस में आएंगी? हवाला वाले से। हवाला वाले में एक्यूमुलेटेड मनी का लेन देन होता है कि जो अनअकाउंटेड रहती है। मतलब अनअकाउंटेड यहाँ पे जब भी टर्म यूज़ कर रहे हैं तो यह है कि गवर्नमेंट की नज़र में वो नहीं है। इसके लिए जैसे देख रहे हो ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है कि सब कुछ ऑनलाइन हो, कैश मार्केट में कम रहे, ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो। प्रयास यही कर रही है ना सरकार। डिमोनेटाइजेशन से मेन सरकार का फोकस था कि ज़्यादातर ऑनलाइन सिस्टम हो जाए। बाकी और चीज़ें तो हवाला वगैरह किया गया तो वो तो अलग बात थी। डिमोनेटाइजेशन अभी जब हम बताएंगे तो उसके प्रॉस कॉन्स दोनों बताएंगे क्या क्या था, लेकिन हम बीच बीच में जो चीज़ें बता रहे हैं उसी के रिलेटेड है ये। और इसमें देखो टैक्स इवेजन तो समझ गए, एक टर्म है टैक्स इवेजन, मतलब कोई भी लूप होल ढूंढ के टैक्स ना पे करना। टैक्स इवेजन, हिंदी में इसको इवेजन को कहते हैं कर से बचना, कहते हैं हमारी समझ से। क्या इवेजन का मतलब अपवर्जन है, अपवर्जक, अपवंचक लिख लो। वैसे ये टर्म इतना याद नहीं रहेगा ना, यूपीएससी लिखेगा भाई। टैक्स इवेजन याद कर लो। अच्छा, सैटरडे पेपर है ना, टेस्ट है आप लोगों का, तो प्रयास करिएगा टेस्ट में अवेलेबल रहिएगा। टेस्ट ज़्यादातर इस बार कंसेप्चुअल मैंने बनाया है, फैक्चुअल चीज़ें हटाई हैं उससे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें कई बार अपडेट होती रहती हैं, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो उससे क्या होगी, चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो प्रयास यही करिएगा कि कंसेप्चुअल चीज़ें जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और 3 क्वेश्चन उसमें मैं सिर्फ इंग्लिश में डाल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ उसकी हिंदी मुझे नहीं मिल रही, लेकिन वो कंसेप्ट अच्छा है, वो टर्म एक्चुअली में ऐसे हैं, उसको प्रयास करिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो टर्म मैंने बार बार बोले, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन सा टर्म है। तो लेकिन 3 क्वेश्चन को कल मैंने हिंदी वर्जन बहुत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे मिला नहीं, लेकिन वो तीनों क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहा है कि वो तीनों क्वेश्चन होने चाहिए। बाकी की सबकी हिंदी दी हुई है, 25 क्वेश्चन है टोटल, 22 क्वेश्चन की हिंदी इंग्लिश साथ में है। जैसे अब की बार अलग अलग पेपर नहीं है, वो पूजा देवी ने एक्चुअली रिकमेंड किया था, तो मुझे भी ठीक लगा कि हिंदी का पेपर अलग है, इंग्लिश में वो बोली कि सर एक ही साथ रखिए हिंदी इंग्लिश, उससे कई चीज़ें हम लोगों को एक्चुअली में हिंदी में भी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इंग्लिश में पढ़ के समझ जाते हैं जैसा यूपीएससी का आता है। तो हिंदी इंग्लिश का पेपर लगभग क्वेश्चन 7 है। आप लास्ट टाइम टेस्ट में नहीं थे क्या? क्यों?
कौन कौन टेस्ट नहीं दिया लास्ट टाइम? आप लोग भी, आपने नहीं दी थी? दिया था? हाँ, आप लोगों में से नहीं दिए थे? ठीक है, कुछ लोग काफ़ी स्ट्रांग हैं पढ़ाई से, तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं है उनको, कोई बात नहीं। हाँ, तो जैसा कहिए, अगर उसको कहिए तो मैं रिमूव कर दूंगा क्वेश्चन, या आप दे सकिए कंफर्टेबल होइए तो उन तीनों क्वेश्चन को रहने देता हूँ। क्या? क्योंकि उसकी हिंदी मुझे एग्जैक्ट नहीं मिलती, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं हिंदी में ढूंढना बहुत टफ हो रहा है। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करके डालूंगा तो पता चलेगा कुछ और में ट्रांसलेट करके ऐसे वो सच में आएगा नहीं। तो एक हो गया टैक्स इवेजन, जिसमें टैक्स इवेजन जिसमें इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी इनकम हाइड करेगा, उस पर टैक्स नहीं पे करेगा लूप। एक हो गया टैक्स अवॉइडेंस, एक टर्म है टैक्स अवॉइडेंस, AVOD, हाँ अवॉइड करना, अवॉइडेंस उसी से आ रहा। इसमें क्या है, टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है कि हम बताते तो हैं टैक्स अथॉरिटीज़ को इतना हमारी इनकम हुई, बट हम क्या करते हैं, एक टर्म बताया था जब टैक्स पढ़ा रहे थे, लूप होल ढूंढना, बच लेना। लूप होल बता रहे थे ना, तो उसमें क्या बता रहे थे कि हम कानून में लूप होल ढूंढ के किसी तरह बच लेते हैं। उसी लिए क्या करती है सरकार, बार बार कानूनों में चेंज करती रहती है, जबकि एसेंस ये है कि भाई टैक्स पे करना चाहिए, लेकिन हम टैक्स से बचने के लिए 50 तरह के हथकंडे अपना लेते हैं, ये चीज़ कर देंगे तो इससे बच जाएंगे रूल से। हेलमेट वाला एग्जांपल दिए थे ना आप लोगों को, हेलमेट वाला एग्जांपल दिए थे कि कैसे लोग बचते हैं पुलिस से, और जबकि उन्हीं की सेफ्टी के लिए है चीज़ें। ठीक, यही टैक्स अवॉइडेंस, ये सब टर्म एक्चुअली में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। जो अभी टर्म ये लिखवा रहे हैं ना, अब इसी टर्म के फॉर्म में हम आगे बढ़ते जाएंगे। ब्लैक मनी इसलिए बता दिया कि ब्लैक मनी से रिलेटेड ही ये सब टर्म है। ठीक, लास्ट में एक हेडिंग दिलवाई थी ना, टर्म सारे इंपॉर्टेंट टर्म कौन से हैं। तो एक्चुअली में ये विजन वाला जो मैंने PDF प्रोवाइड, कोई भी एक बुक में सारे टर्म कई बार दिए नहीं होते हैं। हमें 2-3 बुक एक्चुअली में इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के हमें पता चलता है कि PCS हुआ, IA या UPSC हुआ, ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई अगर सिविल के लिए स्पेशली बुक बनी है तो उसमें वो सारे टर्म कवर हो। कई बार नहीं कवर होते, तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो उसमें विद एक्सप्लेनेशन घट्टा चक्र वाले में दिया हुआ है। और यहाँ पीलीभीत वाली जो एक बुक है बड़ी सी दुकान, वहाँ पे एक घट्टा चक्र वाली बुक आ चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पूर्वालोकन की। उससे इकॉनमी ना बोल के आप बोलिए आर्थिक और सामाजिक, तो वो समझता है, तब वो देता ला के निकाल के। अगर इकॉनमी बोलेंगे तो बोलेगा नहीं है, नहीं आई। तो एक टर्म हो गया टैक्स अवॉइडेंस। अगला हो गया एक है टैक्स हेवेंस। हेवेंस स्वर्ग जिसे कहते हो, हेवेंस, टैक्स हेवेंस। क्या होगा? टैक्स हेवेंस, टैक्स हेवेंस एक्चुअली में किसको कहा जा सकता है? टैक्स मतलब कर का मतलब जहाँ पे बहुत सुचारू रूप से, जहाँ मिनिमम टैक्स हो या बहुत ज़्यादा कम टैक्स हो या जीरो टैक्स हो चीज़ों में। कई कंट्रियों में बहुत कम टैक्स है, बहुत जीरो टैक्स है, तो वहाँ पे क्या करती हैं कंपनियाँ, ज़्यादातर अपने सोर्स और टैक्स से बचने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में जाके इन्वेस्टमेंट या अपने पैसे रखना या वहाँ से इनकम दिखाना या डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहत बचने के लिए टैक्स हेवेंस में पैसे उधर से सर्कुलेट करना इंडियन इकोनॉमी में। तो वो जो जहाँ पे मिनिमम टैक्स, टैक्स हेवेंस हो गए जहाँ बहुत कम टैक्स पॉइंट में या बहुत कम या जीरो टैक्स, आपकी इनकम या प्रॉफिट पे जहाँ बहुत कम टैक्स होगा वो क्या एरिया कहलाएगा? वो कंट्री टैक्स हेवेंस कहलाएगी।
कोई एग्जांपल किसी को पता? कुछ कंट्रियां हैं ऐसी ना, बताओ। सिंगापुर, मॉरिशस और कुछ लैटिन अमेरिका कंट्रियां भी ऐसी हैं। ये सब इतना कम टैक्स रखती हैं कि सब लोग पैसे इन्हीं के थ्रू सेल कंपनियां और ये सब सर्कुलेट करती हैं। तो ज़्यादातर कभी कभार पढ़े होगे एफडीआई हमारे यहाँ कहाँ से आता है? इस समय टॉप मोस्ट एफडीआई का कहाँ से आता है? किसी ने बजट में पढ़ा? लिखाया था मैंने ये टर्म कि पढ़ लेना। सिंगापुर से, करेक्ट। पैसे उधर से राउटिंग की जाती है। पैसे जब मार्केट में यहाँ फ्लो होते हैं तो जैसे क्या करते हैं लोग, यहाँ से पैसे फ़ायदा हुआ, आपकी इकॉनमी से काफ़ी फ़ायदा हो रहा। एक इसमें टर्म आता है सेल कंपनीज। सेल कंपनीज क्या होती है? वो एक्चुअल बिजनेस नहीं होता उनका कुछ। सेल कंपनीज के बारे में सुन लो अभी और लिख लो मन के टर्म। सेल कंपनी जो होती है उनका कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता, मतलब फिजिकल फॉर्म में। वो सिर्फ ऑन पेपर दिखाई जाती है कि ये हमारी कंपनी है। वो पैसे राउटिंग करने के लिए, पैसे का प्रॉफिट दिखाने के लिए, वो पैसे को एक्चुअली में इधर से उधर मतलब मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए यूज की जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज की जाती है सेल कंपनी। मतलब आपने कोई कंपनी ऐसी रजिस्टर की ऑन पेपर, बट एक्चुअल वो कंपनी है ही नहीं, ऑन बिजनेस नहीं, कोई उसमें काम नहीं करता, ना उसके थ्रू कोई बिजनेस होता है, ना इकॉनमी में कोई फायदा नुकसान हो उससे। नुकसान है, फायदा नहीं है। वो कहीं पे और सोर्स दिखा के ओपन की जाएंगी और वहाँ पे वो पैसे की प्रॉफिट उधर राउट कर मतलब भेज दिया जाएगा। फिर जब वहाँ से प्रॉफिट होगा तो एक आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफटीआई आप लोग पढ़े होंगे, एफडीआई पढ़ेंगे आगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अभी टर्म, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बाहर से जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, ये बैंक यही सब काम करते हैं, बड़े बड़े बैंक जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ फ़ायदा हुआ, हम पैसे वहाँ कर दिए, अब वो ले जाके वो लीगल सिस्टम में लाने के लिए क्या करेंगे कि उधर से हम जाके लोन लेंगे। मतलब आप कहीं बाहर की कंट्री में आपका कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई बड़ा बैंक है, हम यहाँ से पैसे क्या किए, आपके पास किसी तरह भेज दिए और आपसे कह दिए अब आपसे हम लोन ले रहे हैं। पैसे हमने दिए आपको, लेकिन वो कहीं पे काउंटेड नहीं है, वो हमारे आपके रिलेशन और जबान पे बेस है, ये सरकारी सिस्टम में नहीं है। अब वो आके इन्वेस्ट करेगा हमारी कंपनी में। वो जो इंस्टीट्यूशन है बाहर वाला, वो क्या करेगा, आके हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो गवर्नमेंट को क्या लगेगा और पब्लिक को कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है और हमने लोन लिया है जिस कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, वही लगेगा ना उसे। तो उसको जो इन्वेस्टमेंट लगेगा यहाँ पे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, यहाँ से पैसे आए, ये इंडिया की कंपनी हो गई, इंडियन कंपनी कोई। अब इनके जो एक्चुअली में इलीगल वे से मनी थी, इन्होंने क्या किया, इलीगल वे से मनी यहाँ पहुँचाया, ठीक है, डिफरेंट मीन्स जैसे हवाला के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, किसी तरह पैसे यहाँ पे पहुँचे। अब इसे क्या करेंगे, वाइट मनी बनाने के लिए ये जो है, ये कंपनी इससे लोन लेगी या ये कंपनी खुद इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएगी और पैसे इन्वेस्ट करेगी। तो जिनको इनके जो ये पैसे थे, लोगों को क्या लगा, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो रहा है, यही लगेगा ना, इस पे टैक्स हो गया, ये हो गया। लेकिन बैकग्राउंड चैनल में क्या हुआ है, यहाँ पे इनकी इलीगल मनी को ये वाइट मनी बना रहा है। अब गवर्नमेंट की अथॉरिटी यहाँ तो है नहीं ये चेक करने की, क्योंकि दूसरी कंट्री में है, यहाँ पे आप जाके चेक नहीं कर सकते जब तक ये डाटा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। और बैंकों के पास इतने पैसे होते हैं इधर से उधर करने के, जिसमें आपको पता नहीं चल पाएगा। जैसे स्विस बैंक का केस बहुत होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, कहेगा हम नहीं देंगे, क्यों दें आपको भाई, अलग कंट्री में अलग रूल्स लागू होते हैं, वो आपकी कंट्री के इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ वहाँ पे इन्फोर्स कर ही नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती है। वो तो एग्रीमेंट होता है डिफरेंट कंट्रियों के बीच में, तब एक्शन हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता।
और उसमें इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हो जाते हैं। जब आप खुद ही सोचो कि जब डिपार्टमेंटल हर्डल आपकी कंट्री में खुद होता है, जो हमने आपको सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स कलेक्शन जीएसटी में बताया था ना कि सेंट्रल और स्टेट के एम्प्लॉइयों के बीच में क्या टसल होता है, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली है। अगर किसी को कोई चीज़ें याद हो तो ब्यूरोक्रेटिक, अब जो लोग नहीं थे उनकी बात अलग है, जो लोग थे क्लास में प्रेजेंट उनसे मैं कह रहा हूँ। तो वही चीज़ें हुई कि इधर से ये पैसा आया, इधर क्या बन गया, वाइट मनी बन गया। अब इसमें जो टैक्स होगा, बहुत मिनिमम टैक्स होगा, वो पे कर देगी ना, तो इसको हमारे वो पे करना इंटरेस्ट रेट ना, इसको पैसे देने हैं, लेकिन इसको पता लोगों को क्या लगा, इधर से इन्वेस्टमेंट आया, ये सब अपना सेटलमेंट कर लेंगे। और सेल कंपनी क्या होगी, यहाँ से ये पैसे एक फोर्जरी बिल बनाएंगे कि यहाँ से हम कुछ सामान भेजे हैं, और ये कंपनी यहाँ कहीं रजिस्टर होगी किसी और कंट्री में, या कुछ कंट्रियाँ हमारे यहाँ भी रजिस्टर होंगी। इनके नाम पे क्या बनेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल बनेंगे, इनवाइस बनेगी, ऑर्डर के जनरेट किए जाएंगे कि ये ऑर्डर हुआ, वहाँ से ये ऑर्डर आया, कोटेशन जनरेट होंगे फर्जी के सब। और जबकि एक्चुअल ये कंपनी बिजनेस नहीं कर रही होगी, सेल कंपनी जो है, SHELL होता है सेल कंपनी। सेल कंपनी हिंदी में भी सेल कंपनी ही कहते हैं, या कोई एग्जैक्ट अगर टर्म दिया होगा उस टर्म को आप याद करेंगे तो वो पूछा हिंदी में ही लिखा होता है पेपर में, ज़्यादातर देखे होंगे आप सेल कंपनी। तो सेल कंपनी ये हो गई कि आप रजिस्टर, ये तो कोई बिजनेस नहीं कर रही, लेकिन इसके थ्रू जो इनवाइस जनरेट हो रही है या ऑर्डर जनरेट हो रहा है, ये दिखाएंगे कि हमने माल यहाँ पे सप्लाई किया, बट एक्चुअल माल कुछ गया नहीं, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ गई नहीं, सिर्फ पैसे का लेन देन हुआ। अगर हम यहाँ से इनवाइस ही पेपर पे दिखा देंगे और हमारे पास कोई सामान वामान आया नहीं, गवर्नमेंट को पेपर ही देखना होता है ना, पेपर देख लेगी वो कि इनवाइस जनरेट हुई ये चीज़, लेकिन यहाँ से सिर्फ पैसे का लेन देन हुआ, एक्चुअल सामान फिजिकल कुछ आया गया नहीं, कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो इसमें पैसे का ट्रांसफर हो चुका है ना। अब इस पैसे को ये क्या करते हैं, लीगल सिस्टम में लाने के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियो सिस्टम एक होता है इन्वेस्टर का, कि कोई पर्सन अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो पोर्टफोलियो के सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें अभी देखिए, ये चीज़ें अगर अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रही, थोड़ा और अपना विजुअलाइजेशन पावर आप बढ़ाएंगे, कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा है, तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। और टैक्स हेवन सिस्टम में काम करते हैं। अगला टर्म इसमें टैक्स अवॉइडेंस हो गया। एक मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जो बता रहे हैं यही है सिस्टम। मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली में कुछ नहीं है कि आप जो पैसा बनाए ब्लैक मनी, उसे वाइट मनी करना है। और मनी लॉन्डर कहाँ से किए, लॉन्डर करना मतलब एक एक्सचेंज करना, यही नहीं किए, यहाँ से मनी यहाँ आई, फिर वापस घूम के सिस्टम में आ रही है। ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाना जो होता है वही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। हवाला बता दिए आप लोगों को, सेल कंपनीज बता दिए, और क्या बचा, अब आते हैं इफेक्ट पे ब्लैक मनी के। ब्लैक मनी के क्या क्या इफेक्ट हैं। देखिए ये सब टर्म जितने भी बोले हैं आप लोग उसके मेन टर्म जो एसेंस है वो लिख लीजिए, वही टर्म, उतना ही टर्म आपको मेमोराइज रहेगा, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन रिजॉल्व होंगे। जीएसटी के सारे क्वेश्चन मैंने उस दिन प्रीवियस ईयर कराए थे ना, एक भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी क्या? नहीं हो रही थी ना। तो जब भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तो आप लोग कितना भी मैनिपुलेट क्वेश्चन में होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन आप अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करके अप्लाई करना नहीं जानेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। ये तो क्वेश्चन करके लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि आप एग्जैक्ट किताबी और बुकिश लैंग्वेज याद करके सोचिए कि जाके एग्जाम में कर आएंगे तो वो आपको रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। जैसे लास्ट ईयर, अभी लास्ट टेस्ट में आप लोगों ने फिस्कल पॉलिसी के क्वेश्चंस बहुत गलत किए सभी लोगों ने। उसे कोई आरबीआई मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है, लेकिन फिस्कल पॉलिसी कौन जारी करता है? ये सब गलती कर रहे हो। मॉनेटरी पॉलिसी तक लोग गलत कर रहे हो, कौन जारी करता है? इतनी बार बताने के बावजूद सिर्फ क्वेश्चंस का थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कौन निर्धारित करता, कौन कौन बता सकता? हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी कौन निर्धारित करता है? मौद्रिक नीति।
हिंदी में मौद्रिक नीति बोलते हैं। कौन निर्धारित करता है? पता है ना? आप लोगों को नहीं पता है मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता? नहीं पता आपको? आपको पता है? हेलो, मौद्रिक नीति इनको नहीं पता क्या? तुमको नहीं पता? अरुण को? तो फिर क्यों तुम हाथ उठा नहीं रहे? और राजकोषीय नीतियां कौन जारी करता है? राजकोषीय नीति होती क्या है? क्या होती राजकोषीय नीति? मत पढ़ो, सब बैठ के एंजॉय करो, क्या करना है। ब्लैक मनी पढ़ो यार। ठीक है, ब्लैक मनी से क्या क्या इंपैक्ट होगा? इफेक्ट ऑन इकोनॉमी क्या होगा? टैक्स कलेक्शन कम होगा। टैक्स कलेक्शन कम होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या? गवर्नमेंट का पूरा रेवेन्यू कलेक्शन ही टैक्स पे बेस है ना ज़्यादातर। कुछ रेवेन्यू ही नॉन टैक्सेबल इनकम से है, लेकिन मैक्सिमम किस पे है? टैक्स बेस पे है पूरा, जीएसटी पे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स पे। तो सारी जितनी भी सैलरी और सबकी जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है, ये सब नहीं हो पाएगा ना। इससे ओवरऑल नुकसान किसको होगा? पब्लिक को। पब्लिक को फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी ना, और इक्वलिटी बढ़ती जाएगी, सोशल इनजस्टिस बढ़ता जाएगा, पैसे का एक्यूमुलेशन एक दो लोगों के हाथ में रहेगा, वो पूरी तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मोनोपोली बढ़ सकती है। ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है ना ब्लैक मनी की। तो यही सब इफेक्ट आपको लिखना, और बाकी इसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ लेना, बुक में दिया है। या आपको लिखना हो तो उसी तरह आपको ऐसे बनाइएगा चार्ट, अपना लिख लीजिएगा। उसमें कुछ समझने वाली ऐसी बात नहीं है, जो चीज़ें हमने लिंक करा दी ये चीज़ें लिंक ऐसे ही होंगी। अब इन सब के लिए दो तीन ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स के लिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं। इनकम टैक्स एक्ट बने हुए हैं जिनके थ्रू एक्चुअली में रूल्स इम्प्लीमेंट करके या पनिशमेंट दिया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम रिफॉर्म की भी बात की जाती है। और ईडी का नाम सुनेंगे आप लोग, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, बहुत ना ये मनी लॉन्ड्रिंग को देखता है बहुत ज़्यादा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000 क्या होगा, 2000 क्या, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब आया? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। उसके तहत ईडी को पावर मिलती है मनी लॉन्ड्रिंग पे वर्क करने के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ईडी को पावर मिलती है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड जो केसेस हैं उसको हैंडल करता है, सॉल्व करता है। और दूसरा इसमें एक और है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF 1989। ये इंटरनेशनल लेवल पे है। आप लोग सुनते होंगे पाकिस्तान का भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, फिर निकाल दिया गया। ये सब ना यही FATF जो टास्क फोर्स है, इसी के तहत एक्चुअली में ये डिफाइन होता है कि किसकी इकॉनमी में कितना ब्लैक मनी सर्कुलेट कर रही है।
तो ज़्यादातर ब्लैक मनी अगर किसी के इकॉनमी में है तो उसी के बेसिस पे डाला जाता है। अब ब्लैक मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ? टेररिज्म फंडिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं ना ब्लैक मनी। नक्सलिज्म को फंडिंग के लिए कहाँ से पैसे आएंगे? क्योंकि आपके पास अगर वाइट सोर्स होगा, आप किसी को फंड करेंगे तो गवर्नमेंट आपको ट्रेस कर सकती है ना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास हथियार के स्मगलिंग के लिए। इलीगल जो वेपन्स के, आर्म्स के जो ट्रेड होते हैं, ये सब किसके थ्रू है? सब ब्लैक मनी का है। पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग की पूरी एक इकोनॉमी है पैरेलल। एक टाइम था बहुत ज़्यादा था अपनी इकोनॉमी में रोल, अब तो धीरे धीरे बहुत कम हो गया। इवन 2010-11 तक भी बहुत ज़्यादा था। ब्लैक इकोनॉमी का रोल, ब्लैक मनी का रोल। और एक है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 या 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था। बेनामी मतलब ये होता है कि आप जो करप्शन से लोग पैसा कमाए रहते हैं, क्या करते हैं, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद देते हैं, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार पूरी चैन बना देते हैं, या दोस्त के नाम पे, अपने नाम पे कुछ नहीं दिखा देंगे, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी या जमीन किसी और के नाम पे। यही सब खरीद फरोख्त होती है बेनामी वाले में। तो उस पर रोक लगाने के लिए सॉरी ये सिस्टम आया बेनामी ट्रांजैक्शन, इसीलिए 2016 में इसमें अमेंड किया गया था। ये सब एक्ट एक्चुअली में डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और उसका एक टर्म डाल दिया जाता है ऑप्शंस में, किस लिए है ये, क्योंकि इसके बहुत से प्रोविजन है तो आपको पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ना होता, इसके सिर्फ एसेंस पढ़ने होते, क्योंकि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। अब कोई एक्ट आता तो उसके प्रॉज का, जैसे कोई प्रेजेंट में एक्ट आया, अगर वो इकोनॉमी के रिलेटेड है तो उसके आपको उस साल वाला जो आया रहेगा तो प्रॉज कॉन्स देखना होता है। अदरवाइज इसके आप एप्लीकेशन पार्ट देखिए, ये किस लिए यूज हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, किस साल आया, ज़्यादातर एक्ट के यही इतना देखना होता है। और उसी को आपको रिटर्न में भी जब एग्जाम्पल यूज करते हैं या जब आप सोल्यूशन देते हैं कि भाई इसके सोल्यूशन के लिए सरकार ने क्या किया, तो आप ये चीज़ें यूटिलाइज कर देते हैं। अभी हम ब्लैक मनी के सोल्यूशन और टैक्स से बचने के लिए जो जो चीज़ें लोग करते हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है वो चीज़ें बता रहे हैं, जिससे टैक्स पेमेंट भी बढ़ सके, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो सरकार के पास, ब्लैक मनी सर्कुलेशन कम हो। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली भी, ये सब जो एक्ट हैं इसके तहत ब्लैक मनी पे कंट्रोल करने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। इसमें कौन कौन से एक्ट हो गए? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, एक हो गया आपका बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट हो गया। FATF एक्चुअली में एक संस्था है फॉरेन की, और ED बता दिया आपको। एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगली स्कीम है सरकार ले आई थी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम असेट एक्ट 2015। अनडिस्क्लोज्ड मतलब जिसको आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। इसकी हिंदी यार सिंपल है ये सब हिंदियाँ, इसलिए हिंदी में बोल नहीं रहा हूँ, एक्चुअली में मुझे खोजना पड़ेगा हिंदी उसकी। अनडिस्क्लोज मीन्स जिसको आप अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम असेट एक्ट, अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम असेट एक्ट 2015। अगला है इसमें एक्चुअली में एक आई थी स्कीम इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। इसमें आप लोगों ने देखा रहा होगा प्रधानमंत्री कई बार कह रहे थे कि सब लोग अगर अपने आप से ऑनेस्टली अपनी जो इनकम है उसको डिक्लेयर कर दो पब्लिक फॉर्म में, तो हम आपको टैक्स से छूट देंगे, रिबेट देंगे, कि आप लोग बड़े अच्छे इंसान हैं, आपका देश है,
या आप अपने लिए मॉरल सुएशन टाइप का नहीं कर रहे थे, एक मॉरल ऑब्लिगेशन कि आप लोग अपनी इनकम जो है उसको डिक्लेयर करिए प्रॉपर वे में और वो चीज़ें क्लियर कर दीजिए। मतलब एक तरह से कि आप लोगों को पे ही जिम्मेदारी है, आपका देश है, आप देखिए भाई आपको टैक्स पे करना हो। टैक्स का जो सिस्टम है वो हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम कर रहे हैं ज़्यादातर, और उसमें तो वो टैक्स पेमेंट करेंगे ना, आप इनकम डिक्लेयर कर देंगे आप अपने। ये इनकम डिक्लेरेशन स्कीम थी। और एक थी सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। सबका विश्वास, एक अगला टर्म है सबका विश्वास लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम। सबका विश्वास मतलब आप जब ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, 5 कॉन्सेप्ट 5 प्रिंसिपल बताए थे हम टैक्स के, किसी को याद है कुछ? स्टार्टिंग में बहुत स्टार्टिंग में जीएसटी जब पढ़ाना चालू किए थे तुरंत एक बॉक्स बनवाए थे, तो वहां पे 5 प्रिंसिपल बताए थे ना टैक्स सिस्टम के। तो सबका विश्वास कैसे होगा? फेयरनेस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सिंपल रूल होने चाहिए, गवर्नेंस सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, तो सबका विश्वास जीतेंगे ना। तो सब लोग टैक्स सिस्टम में भरोसा रखेंगे ना। और टैक्स का सिस्टम अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा तो उससे क्या होगा, लोग टैक्स सिस्टम आसानी से पे करेंगे ना, चीटेड नहीं फील करेंगे। और टैक्स रेट भी एक रीजनेबल होना चाहिए, ये बात भी की थी हमने। तो सबका विश्वास स्कीम उसी से रिलेटेड है। अब ये एक्चुअली में ये सब जितने भी अभी बताए गए ये सब टैक्स रिफॉर्म के अंदर भी आता है। अगर कोई टर्म आ जाता है टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, टैक्स रिफॉर्म क्या है, तो आप वो जो 5 प्रिंसिपल लिखाए गए हैं उसी के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि टैक्स रिफॉर्म की ज़रूरत हमें क्यों है। जनरल टर्म में और टैक्स रिफॉर्म में किया क्या क्या सरकार ने, तो ये सब स्कीमें आप डाल सकते हो इजी। क्या क्या, जैसे फेसलेस स्कीम भी एक आप टैक्स सिस्टम की लागू करेंगे, फेसलेस, ये लिख लो, फेसलेस सिस्टम, इनकम टैक्स कलेक्शन का फेसलेस सिस्टम। फेसलेस सिस्टम में ये होता है कि टैक्स अथॉरिटी को ये नहीं पता होगा सामने से कि किसका वो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लिया कोई लखनऊ में अगर बैठा बंदा है तो उसका टैक्स हो सकता है पूरी तरह जो कैलकुलेशन हो रहा हो चेन्नई में हो रहा होगा, वो सिस्टम के थ्रू अलॉट हो जाता है। ये जनवरी 2021 से हमारी समझ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, जनवरी 2021 से। एक बार ये देख लेना कब से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है जनवरी 2021 से। ये फेसलेस सिस्टम में क्या हुआ कि जब आपको पता ही नहीं है कि किसका आप टैक्स कैलकुलेशन करके पूरा सिस्टम में फीड कर दे रहा हो, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जा रही है आपको ये टैक्स पे करना है, क्यों करना है, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ को ये बात नहीं पता है। इससे क्या होगा, उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा ना, मैनिपुलेशन रूल्स का नहीं हो पाएगा ना। अब कहीं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली जब थाने में जाते हो तो वो 50 तरह के डरा के पैसे कमाते हैं ना, ये रूल लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छा तुम ये भी इतने पैसे दे दो तो ये छोड़ देंगे, वगैरह वगैरह ना। तो अब फेसलेस जब सिस्टम हो गया तो इसमें क्या हो गया, आपको पता ही नहीं किसका कर रहे हैं, कौन कहाँ बैठा है, आपके पास आ गया सिर्फ डाटा, आपको वो फीड कर देना है और सामने वाले को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो चेन्नई में बैठा बंदा उसको लखनऊ वाले के बारे में क्या पता, नहीं पता कुछ, उसने टैक्स कैलकुलेट किया, सब कितना हुआ, कहाँ क्या क्या लगा आपका टैक्स, ये रहा सिस्टम आपके पास पहुँच गया और आपको पे करना है। अब अगर आप पे नहीं करेंगे तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आप पे वर्क करेगी, जहाँ पे टैक्स नहीं देंगे तो आप पे फाइन लगेगा, जो भी चीज़ें होंगी वो लगेगी, लेकिन उसमें चेंज नहीं हो सकता, जो अमाउंट डिसाइड हो गया उसमें चेंज नहीं करवा सकते आप। तो आप क्या सोचेंगे, भैया पे कर दो इससे अच्छा, क्योंकि इन्फोर्समेंट को दे के तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि डेट और टाइम सब डिसाइड होगा उससे कि इस डेट पे आपको पे करना है, इसके बाद अगर आप पे किए तो इतना पैसा फाइन पे ही करना है आपको। तो अब जब ऑनलाइन सिस्टम सारी चीज़ हो गई
तो उसमें अगर टैक्स इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जाता है टैक्स कलेक्शन के लिए और उसको ये डिसाइड है, पब्लिक को ये पता है कि भाई फला टाइम तक, इतने टाइम तक अगर हमने टैक्स पे कर दिया, मान लिया 10 तारीख तक टैक्स पे करना है, कल तक आपको टैक्स पे कर दिए, तो जितना अमाउंट टैक्स का कैलकुलेट होके आया था वो पे कर देंगे आप। इसके बाद पे किए तो आप पे के ऊपर 10%, 100%, 300% जितना भी फाइन होगा वो दिखाएगा सिस्टम। और इसके बाद जब भी पे करेंगे आप उतना अमाउंट पे ही करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद टैक्स इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आता भी है आपसे, तो आप क्या सोचेंगे, भाई इससे हमें क्या लेना देना, अगर ये कह रहा है ये पनिशमेंट दे सकता है बट ये इसमें कुछ नहीं कम कर सकता। जब इसमें कुछ कम ही नहीं कर सकता क्योंकि सिस्टम अपडेट उतने पैसे लगने ही लगने हमारे, तो हम इसके चक्कर में क्यों पड़े, ठीक हम पे कर रहे हैं आज, या टाइम बिफोर मतलब भी पेमेंट करके खत्म हुआ। यहाँ पे क्या करप्शन सिस्टम खत्म हुआ ना, करप्शन सिस्टम काफी हद तक कंट्रोल हो गया। तो और लोगों का भरोसा बढ़ेगा सिस्टम में कि नहीं, बढ़ेगा ना, और टैक्स पेमेंट करेंगे ना। ये होता है फेसलेस सिस्टम, यही लागू किया गया है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म हैं छोटे छोटे जो टैक्स के रिलेटेड हैं, जो टैक्स टर्म हैं वो जनरली पूछा जाता है, जैसे एक है टॉबिन टैक्स, ऐसे कुछ करके 4-5 टर्म हैं वो एक्चुअली में लिख लीजिए, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभार। ये टैक्स क्या होता है, वो टैक्स क्या होता है, वैसे ही डिफरेंट टाइप के। एक प्रॉब्लम ये होगी इसमें, देखो ये टैक्स की जो टर्म है ये ज़्यादातर इंग्लिश में लिस्ट है हमारे पास, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग गूगल से या कहीं से सर्च कर लीजिएगा वो टर्म, क्योंकि मुझे लिस्ट हिंदी में कहीं ढंग की मिल नहीं रही थी। लेकिन ये सब टर्म एक्चुअली में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जनरली या यूज़ होते हैं। तो मुझे मेरे पास ज़्यादातर आप लोगों की ये बात पता होगी कि जो अच्छे नोट्स ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं वो इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, और हिंदी में एक्चुअली उसका जो ट्रांसलेशन, या आप रमेश सिंह पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादातर बहुत रद्दी ट्रांसलेशन है कई चीज़ों की हिंदी में, या पता चलता वही टर्म ही लिख दिए हैं वो, ऐसा लिखे हैं ना रमेश सिंह पढ़ के। हाँ, कोई भी विजन वाला जो मैंने PDF दिया है वो मैक्सिमम हिंदी में काफ़ी बेटर कंसाइज है और काफ़ी चीज़ें उसमें कवर किया हुआ है। उसे आप लोग एक्चुअली में प्रिंट आउट जब कराइए तो आप एक पेज पे, जैसे A4 पेज पे 4 पेज कवर कर सकते हैं बैक टू बैक। उसे प्रिंट आउट करा के आप लोग रख लीजिए, तो यहाँ पे कहीं पे प्रिंसिपल अगर बल्क में होता हो वहाँ से मंगा लीजिए, या कहीं बाहर किसी फ़ोटो स्टेट वाले से मंगा लीजिए तो सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है प्रिंट आउट 1-2 रुपये या 5 रुपये ऐसे कुछ हो, है 2.5-3 रुपये ना। तो आप लोग दिल्ली से कोई ऐसा फ़ोटो स्टेट वाली शॉप को वहाँ पे फ़ोन करके उससे कह दीजिए, वो ऑर्डर करके भेज देगा, तो वहाँ 50-60 पैसे में पड़ती है। लखनऊ में भी 70 पैसे ही पड़ता है पर कॉपी प्रिंट आउट। यहाँ से 5 रुपये लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं, ऐसे प्रिंट आउट है, इसलिए बड़ा महंगा है। हाँ, तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा, वो सस्ता पड़ जाएगा। वहाँ से ऑर्डर करके एक साथ अगर 2-3 लोग मंगा रहे हो तो अपना वो इसको भेज दो, वो प्रिंट आउट करके वहाँ से पोस्ट कर देगा। तो कई लोग जब बल्क में मंगाओगे तो और सस्ता पड़ जाएगा। एक है टैक्स इंसिडेंस, एक टर्म है टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस स्पेलिंग INCIDENCE,
इंसिडेंस, INCIDENCE। टैक्स इंसिडेंस होता है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, ठीक, यस, जिस पे टैक्स लगाया जाता है। लिख लो, ऐसा ही समझ में आ जाएगा, इतना ही लिख लो, कोई बहुत ज़्यादा टर्म नहीं। और टैक्स बर्डन, अगला टर्म है टैक्स बर्डन, जो टैक्स पे करता है। टैक्स बर्डन, BURDEN, टैक्स बर्डन होता है जो टैक्स पे करता है। ठीक, अगला हो गया टैक्स एक्सपेंडिचर, कर व्यय हिंदी में इसको, टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर वो होता है सरकार जो टैक्स में एक्चुअली में कंसेशन और टैक्स एक्सपेंडिचर ही अभी बता रहे हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें सरकार कई वस्तुओं पे एक्चुअली में टैक्स से छूट देती है और कुछ वस्तुओं पे या कुछ सर्विसेज पे या कुछ इनकम टैक्स पे क्या करती है, कंसेशन देती है। एक कंसेशन, एक एग्जम्पशन, मतलब पूरी तरह से छूट दे दिया, इस पे टैक्स नहीं देना, और एक कंसेशन देना मतलब कुछ कम रेट दे देना टैक्स का, वो किस में आएगा, टैक्स एक्सपेंडिचर में आएगा। अगला है टैक्स बेस। टैक्स बेस, बेस BASE, ये क्या है टैक्स बेस, टोटल जितना आयतन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वैल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और कर का टोटल जो वैल्यूम है उस पे जो टैक्स इंपोज किया जाता है, वो जो बेस, वही वैल्यूम उसका वही बेस कहलाता है, उस पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। एक टर्म है बहुत ज़्यादा आता है हर जगह यूज में, टैक्स बायोएंसी, बायोएंसी, BUOYANCY, टैक्स बायोएंसी। टैक्स बायोएंसी एक्चुअली में ये होता है जैसे जैसे इनकम ग्रोथ किसी कंट्री की बढ़ रही है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है उसी के प्रोपोर्शन में, बस यही हो गया टैक्स बायोएंसी। है आसान टर्म, लेकिन जब भूल जाता है तो एग्जाम में गलत हो जाता है। रेवेन्यू बढ़ने के, जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ी है वैसे वैसे टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है परसेंटेज में, तो वही टैक्स बायोएंसी हो गई। ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी, परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। एक्चुअली परसेंटेज चेंज कहा जाता है, बढ़ना तो ठीक टर्म नहीं, परसेंटेज चेंज ज़्यादा बेटर टर्म है, क्योंकि कम ज़्यादा दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए परसेंटेज चेंज, चेंज मतलब वो बदलाव जो होगा, परसेंटेज वेरिएशन जो भी होगा, लेकिन ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम के साथ वही टैक्स बायोएंसी होगा। सेस बता दिए थे आपको, सरचार्ज भी बता दिए थे। एक होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये जब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं या एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है, एक कोई लाइन लिख देते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या होगा, जो टैक्स कलेक्शन हुआ जो टोटल जीडीपी होगी। हाँ बस, जो भी टैक्स रेवेन्यू रिसीव हुआ और जीडीपी से उसका परसेंटेज, उसमें जीडीपी का कितना परसेंटेज है, वही टैक्स जीडीपी रेशियो होगा। एक टर्म एक्चुअली में स्टार्टिंग में टैक्स जब पढ़ा रहे थे, एक डायरेक्ट टैक्स में था कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स पढ़ाए थे टर्म, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत
वाला कुछ पढ़ाए थे। स्टार्टिंग पहला टैक्स का पहला पेज खोलोगे, वहाँ पे देखोगे डायरेक्ट टैक्स में ये बात लिखी होगी। कैपिटल गेन्स टैक्स लिखा है कुलदीप? क्यों नहीं लिखा होगा? डायरेक्ट टैक्स में देखो लिखा होगा। हमें याद, हमने लिखा है यार, लिखवाया ना। हिंदी में कुछ उसको और बोला रहा होगा, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय ना, उसके ऊपर टैक्स। इसमें एक्चुअली में ये है कि पॉजिटिव डिफरेंस एक्चुअली में जो प्रॉफिट होती है, जो परसेंटेज प्रॉफिट, जैसे इसमें ऐसे एसेट लाई करते हैं जैसे नॉन एग्रीकल्चर एसेट हो गया या नॉन एग्रीकल्चर एसेट। जैसे आपने ज़मीन बेची, ज़मीन खरीदी और ज़मीन बेची, इसके बीच में जो डिफरेंस होगा, प्रॉफिट इससे जो कमाया, इस पे जो टैक्स लगेगा उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं। समझे? जैसे ज़मीन हमने खरीदी कहीं से, उसके बाद कुछ साल बाद ज़मीन बेच दी, या एक साल में अंदर या कुछ दिन के अंदर, इसमें जो प्रॉफिट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, उस पे जो टैक्स लगेगा ना, वो क्या होगा? कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल पे, जो कैपिटल गेन पे टैक्स, इसका मतलब भी समझ में आ रहा है ना? कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब आप जो पूंजीगत चीज़ें इधर एसेट ट्रांसफ़र किए, उस पे जो आपका गेन हुआ, उस पे जो टैक्स लगा। यहाँ पे गेन हुआ ना, जैसे एग्जांपल आपको दिया, क्या हुआ? इस पे गेन हुआ ना, उस गेन पे जो आपने टैक्स लगाया वो क्या हो गया? कैपिटल गेन्स टैक्स। अब यही कई चीज़ों में लागू होगा, यानी कंपनियों में भी लागू हो सकता है। कोई ऐसे एसेट, फिजिकल एसेट जो आपके अचल संपत्तियाँ होती हैं ना, ये ज़्यादातर अचल संपत्तियों के रिलेटेड है, कैपिटल वाले। जी जी एक होगा टैक्स हेवन पढ़ा, एक ऐसे ही टर्म सेम है टैक्स शेल्टर भी। टैक्स हेवन और टैक्स शेल्टर लगभग सेम है, कुछ अलग नहीं है। टैक्स शेल्टर में वही है कि जहाँ बहुत मिनिमम टैक्स लगे, जहाँ हम अपने पैसे ले जाके स्टोर कर सके, वहाँ मिनिमम टैक्स एक्चुअली में पे करना होगा हमें, बहुत मिनिमाइज्ड। टैक्स हेवन में आप लोगों ने मॉरिशस लिखा था, सिंगापुर लिखा था, कुछ और एग्जाम्पल वहाँ पे डाल दीजिएगा। एक जैसे बड़ा चर्चा में रहा था पनामा पेपर, पढ़े थे ना? किसने किसने न्यूज़ सुनी पनामा पेपर वाली? पनामा भी एक जगह है, वो भी टैक्स हेवन है। बरमूडा, ये भी टैक्स हेवन है। कई बार पीसेस में ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं कौन सा टैक्स हेवन है। हांगकांग, ये भी टैक्स हेवन जाना जाता है। वहीं जहाँ टैक्स हेवन लिखे हैं वहीं पे ये सब एग्जाम्पल डाल लीजिए। हाँ, बरमूडा भी। अगला टर्म है इसी टैक्स वाले टर्म में एक टोबिन टैक्स, TOBIN, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स, TOBIN, टोबिन टैक्स। ये टैक्स एक्चुअली में करेंसी जहाँ पे कन्वर्जन की जाती है, जैसे रूपी से डॉलर, डॉलर से रूपी कन्वर्जन, उस पे जो गेन होता है उस पे ये टैक्स लगता है। ये टैक्स एक्चुअली में स्पॉट करेंसी जो आपकी कह सकते हैं, जैसे रूपी से डॉलर, डॉलर से रूपी चेंज करने के लिए कई बार क्या होता है कि लोग स्पेकुलेट करते हैं कि रुपए का दाम बढ़ने वाला है या रुपए का दाम डॉलर के कंटेक्स्ट में गिरने वाला है। मतलब अगर आज 80 रुपये है, कोई स्पेकुलेट किया अच्छा ये 85 रुपये होने वाला है, वो क्या करते हैं, डॉलर को होल्ड कर लेते हैं, स्पेकुलेट करते हैं।
इससे भी मनी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है। इसमें भी डिमांड सप्लाई में डॉलर और मनी के डिमांड सप्लाई में डिफरेंस आता है ना, तो ये स्पेकुलेशन करने वालों पे जो टैक्स लगाती है सरकार, उसे ही टॉबिन टैक्स कहते हैं। समझे? यस, किसी की दोनों कंडीशन। मैंने एक टर्म स्टार्टिंग में बोला कि उसमें गेन है लॉस दोनों में। एक्चुअली में इसमें स्पेकुलेशन पे लगता है, स्पेकुलेटर पे, कि आपने स्पेकुलेट किया, आपने मनी होल्ड कर ली। मान लिया आपके पास डॉलर थे, आपको पता चल गया रुपए का दाम और गिरने वाला है, तो आप क्या करेंगे, डॉलर होल्ड करेंगे ना। अब उसके बाद जब आप पैसे कैलकुलेट करेंगे तो सरकार उस पर देख लेगी कि आप स्पेकुलेट किए थे, तो आप पे टैक्स लगा देगी। ये होता है टॉबिन टैक्स। ये एक तरह का पनिशमेंट कहा जा सकता है। हाँ बोलिए। टॉबिन टैक्स ये हुआ जैसे रुपए का दाम क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है ना। कभी 80 रुपये हो रहा है, कभी 75। एक टाइम था कि 49 या 50 थे। 2009, 10, 11 में 45 से 50 के बीच में थे। ठीक है, अब आपको ये पता चल जाए कि आगे आने वाले समय में रुपए का दाम गिर जाएगा और डॉलर मजबूत होगा, तो आप क्या करेंगे, डॉलर होल्ड कर लेंगे। होल्ड करेंगे ना, या बैंक के फॉर्म में होल्ड करेंगे, तो आप इससे क्या होंगे, ये और ज़्यादा इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर देगा। ये स्पेकुलेट किए ना आप, स्पेकुलेशन मतलब आप अनुमान लगाए कि ऐसा चीज़ होने वाली है। जब आप ऐसा अनुमान लगा के कोई चीज़ किए तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, तो आप एक तो मनी सप्लाई को प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक्सचेंज रेट को हैम्पर कर रहे हैं। इसीलिए सरकार क्या करती है, इसमें टॉबिन टैक्स लगाती है। ये टैक्स एक तरह का पनिशमेंट है स्पॉट करेंसी कन्वर्जन पे। अब बल्क मात्रा में जब आपको लगा कि अब फायदा होगा, अब नीचे गिरने वाला, तो आप क्या करेंगे, रुपए खरीद लेंगे। आपको ये पता चल जाए रुपया मजबूत होने वाला है, तो आप डॉलर क्या करेंगे, मार्केट में डाल देंगे तुरंत। अपना डॉलर तब बाहर निकालेंगे ना कि भैया आप कन्वर्ट कर लो। क्योंकि अब इससे दाम 80 रुपये से 75 रुपये अगर जाने वाला आपको पता चल जाए, तो आप डॉलर क्या अपने आप होल्ड करेंगे क्या, अपने पास नहीं होल्ड करेंगे ना। तो वही चीज़ है उस पर, इस पे जो आपको स्पेकुलेटरी मनी पे जो आप होल्ड कर रहे हैं या नॉन होल्ड कर रहे हैं, उस पर जो पैसे आप टैक्स लगते हैं, वही टॉबिन टैक्स कहलाता है। एक एक्चुअली में टैक्स रिफॉर्म में एक टर्म और बच गया था, सारी किताबों में। हाँ, एक विवाद से विश्वास स्कीम था। विवाद से विश्वास स्कीम, वो टैक्स रिफॉर्म वाले में, जो ब्लैक मनी वाले में ना, विवाद से विश्वास स्कीम, मतलब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए है स्कीम। मतलब कोई सिंगल विंडो सिस्टम है इसमें, कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने ग्रीवेंसेस रिड्रेसल वहाँ से कर सकते हैं। विवाद से विश्वास स्कीम, योजना, इसकी मतलब योजना होती है। तो इसमें टैक्स में लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई। कुछ चीज़ें जैसे देखिए प्रॉज कॉन्स जैसे हम बताते गए पढ़ाते हुए, वो चीज़ें आपको एक थॉरली फॉर्म में विजन के नोट्स में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से भी एक दो बार पढ़ेंगे चीज़ें जो अभी पढ़ाई गई हैं, तो इमीडिएट जब पढ़ते हैं आप, तो आप रिकॉल करते हैं और रिलेट करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ती है। और आप अगर महीने भर बाद, 2 महीने बाद अगर किताबें पढ़ेंगे, तो आपको जो क्लास में रिलेट कराई गई चीज़ें, वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। इमीडिएट अगर आप पढ़ लेते हैं चीज़ें जाके आधे 1 घंटे 1.5 घंटे ही, तो आपको चीज़ें जैसे मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ या कोई आप लोगों से रिलेटेड एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ, वो चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे तुरंत। वरना बाद में चीज़ें फिर आप जब बहुत दिन बाद पढ़ते हो, तब तक वो दिमाग से निकल चुकी होती हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग भी नहीं होती कि इतने दिन तक चीज़ें रिस्टोर कर सकें। बहुत सी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप उसी टाइम जैसे पढ़ लीजिए जाके घर पे 1-2 बार। आपको चीज़ें क्या होंगी, आप अपने फॉर्म में भी कुछ चीज़ें आप
सब अपनी समझ के अनुसार भी कुछ चीज़ें अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकेंगे। अपना नोट्स जो आप बना रहे हो उस नोट्स में ऐड ऑन कर सकोगे उसी समय, क्योंकि आप वो चीज़ें पढ़ने में तब टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज आप बाद में पढ़ोगे तो वो उतनी मोटी बुक पढ़ना एक बार एक तो पहली बात तो डिस्करेज होगा, डिस्करेजमेंट आता है दिमाग में कि इतनी मोटी बुक, इतने पेज की बुक, ये सब आता है दिमाग में, सबके आता है जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। बट एक्चुअली में मटेरियल उसमें पता चलेगा आपको 100-150 पेज का ही होता, 500-600 पेज की किताब। एक बार जब समझ में चीज़ें आ जाती हैं तो आप फटाफट इकॉनमी में रिलेट करने लगते हैं, क्योंकि इकॉनमी में लिंकेजेस बहुत हैं। लिंकेजेस ही एक्चुअली में इकॉनमी में मेन है कि आप कितना लिंकेजेस मेक कर सकते हैं। वैशाली आप वहाँ से उठ के आगे आ जाइए तो बढ़िया रहेगा। कंटिन्यूअस क्लास में ये चीज़ चल रही है। इग्नोर कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैंने नहीं देखा। अब इसी मनी टैक्स और इन्हीं सब से रिलेटेड एक टर्म आता है डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण ही कहते हैं ना हिंदी में। इसके बारे में तो बड़ा सुना होगा सब लोगों ने। कब हुआ था? अभी कल ही 8 नवंबर थी बरसी उसकी। क्या है विमुद्रीकरण? मुद्रा का नहीं, संचालन एक टर्म हो सकता है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट ये नहीं। लीगल टेंडर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना। लीगल टेंडर किसको किसको याद है? कौन कौन बता सकता? हाथ उठाए। ये टेस्ट में भी पूछा था मैंने लीगल टेंडर वाला, नहीं पूछा था? इस बार पूछ लेंगे। लीगल टेंडर बताओ कौन, किसको किसको पता है? पता है तुमको? एक मिनट हाथ उठाना अभी पहले। हाथ उठाओ जिसको पता हो, किसी को नहीं पता है। जब आरबीआई पढ़ा रहे थे लीगल टेंडर रहा होगा ना। आप बताइए क्या है? ठीक है, काफ़ी हद तक। लीगल टेंडर एक्चुअली में गवर्नमेंट द्वारा अथराइज होती है, आरबीआई अथराइज करता है उसको कि ये करेंसी आपको एक्सेप्ट ही करना है, ये इतनी वैल्यू होल्ड करती है। अगर उस पर 10 रुपये लिखा है कि 10 रुपये होल्ड करती है वो वैल्यू, और उस करेंसी को आप कोई डिनाई नहीं कर सकता एक्सचेंज मीडियम के लिए। ठीक, तो डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ? यही लीगल टेंडर का सिस्टम खत्म कर दिया। समझे? 1000 और 500 की नोट पे क्या कहा कि भाई लीगल टेंडर नहीं है। समझ आया? इसीलिए कहता हूं कि पिछला रिवाइज किए रहिए तो आगे पढ़ने वाले धीरे धीरे चीजें रिलेट करके आप समझते जाओगे, लेकिन आप लोग सुनते हो नहीं। समझे? अब जो उसमें लिखा रहता मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, वो वचन क्या किया हमने? वापस ले लिया कि भाई अब वो वचन हम वापस लेते हैं अभी, और दूसरा वचन देंगे दूसरी नोट पे। यही हुआ ना? तो ये क्या हो गया? डिमोनेटाइजेशन। एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत पहले भी जब संविधान बन रहा था और फाइनेंशियल सिस्टम बन रहा था, तब कहा गया था कि हर 10 साल पे कुछ नोट्स का डिमोनेटाइजेशन किया जाता रहे कंटिन्यूएशन में। बट एक्चुअली इतना पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ इकॉनमी हमारी ग्रोइंग है, ना इतने बैंक थे हमारे पास, ना लोगों के पास पैसे वापस भेजने, ये सब बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन अब धीरे धीरे सिस्टम आया तो डिमोनेटाइजेशन एक तरह का बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है। बहुत से इसके प्रॉज कॉन्स थे, बहुत सोच समझ के किया जाता है, तो सिस्टम भी क्रिएट किया जाता है, तो उसके बेसिस पे ये किया गया। बट अब की बार स्टेप लिया गया तो बहुत से इसके फ़ायदे नुकसान दोनों रहे। गवर्नमेंट का कुछ और इंटेंशन रहा,
पब्लिक का कुछ और, अपोजिशन पार्टी का कुछ और, सबके अपने अलग अलग प्रॉज कॉन्स रहे। बट हाँ, डिमोनेटाइजेशन हुआ क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कुछ इसमें डाउट है? देखो बुकिश लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर लिखी होगी ऊपर नीचे, उसके जो टर्म लिखे होंगे अगर आपको उसके अनुसार पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये है कि एक टर्म आपको क्लियर हो जाए। मेरा मेन पर्पज़ है आपको कोर कॉन्सेप्ट और एसेंस क्लियर कराना। किसी भी टीचर का मेन पर्पज़ यही होता है, आपको वो कोर कॉन्सेप्ट के एसेंस अगर क्लियर हो जाते हैं तो आप जब पढ़ते हो वो लाइन, अब आप अगर लाइन किताब आप लोगों के पास खुली हो तो डिमोनेटाइजेशन का लाइन जरा पढ़ो, क्या लिखा है डेफिनेशन, कोई एक पढ़ो। उसको पढ़ने में कम टाइम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है? कम, ज़्यादा लग रहा है। बताने के बाद कम टाइम लगता है ना, उसका एसेंस तुरंत पकड़ते हो ना, यही आसानी होती, यही टीचर का काम होता है कि आपको वो चीज़ें तुरंत पकड़ में आ जाए। इसमें पढ़ना क्या है, पूरी डेफिनेशन में मेन टर्म कौन सा है, क्योंकि कई बार जैसे अगर किताबें हम लोग पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ पढ़ डालते हैं, उसका जो मेन पॉइंट रहता है वो मिस रहता है। बहुत बार होता है ये, हमारे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होता है। जब हम अपने दोस्तों में या सीनियरों से या क्लास टीचर या कोई भी समझाता है तो चीज़ें फिर क्लियर होती हैं कि अच्छा ये वर्ड इसमें कैच अप करने थे या ये मेन एसेंस था इसका। अब जैसे डिमोनेटाइजेशन आप लोग आज से सुन रहे हैं, 5-6 साल से सुन रहे हैं, लेकिन किसी को डेफिनेशन तक नहीं पता है, सब पेपर में सुनते चले आ रहे हैं, नोट लेके यूज करते हो, लेकिन ये नहीं पता ये है क्या, लीगल टेंडर है कि नहीं। अच्छा एक टर्म और पढ़ाए थे, फिएट मनी, फिएट मनी या FIAT, फिएट मनी पढ़ाए थे। फिएट मनी पढ़ाए थे ना, जो सरकार के आदेश से जारी होने वाली जो भी मुद्रा होती है उसे फिएट मनी कहते हैं। सप्लाई मनी तो रही, फिएट मनी सरकारी आदेश से जो जारी होती है उसे फिएट मनी कहते हैं। ये जब NCERT अगर पढ़े होते तो NCERT में भी पहले ही पैराग्राफ में ये लिखा हुआ टर्म और वो बोल्ड किया हुआ है। मनी एंड बैंकिंग अगर पढ़ते तो वो पैराग्राफ में फिएट मनी पहले ही लिखा है। हिंदी में हो सकता है कोई और टर्म लिखा हो और इसमें से आदेश मुद्रा ऐसे कुछ लिखा है वो। हाँ तो डिमोनेटाइजेशन बताइए फिर, और कुछ आगे कब हुआ ये पता है ना? 500 और 1000 की नोट 8 नवंबर 2016 को, ठीक। तो इसमें क्या क्या फायदे नुकसान थे, अब बताओ, कुछ हमें गिनाओ। बताओ गिनाओ कुछ। अभी तो एक ब्लैक मनी पढ़ाया यार, अभी एक टर्म वो तो लो नाम, ब्लैक मनी पे कंट्रोल, हाँ करप्शन पे कंट्रोल, करेक्ट। सर क्या सर्कुलेशन, यस करेक्ट, यस। और बस एक ही लोग बोलेंगे और लोगों को नहीं समझ में आ रहा, दिमाग दौड़ाना। ये जो पेटीएम UPI ये सब यूज करना कब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ? अभी सबके दुकान पे कैसे लगा? कैश को एक्चुअली में मार्केट से कम करना ये भी मेन उद्देश्य था, कैशलेस इकोनॉमी बनाना। कैश, हार्ड कैश जो होता है, हार्ड कैश पता है ना, जो पैसे डायरेक्ट हाथ में रहते हैं, वो भी कम करना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, ये सब भी है ना इसमें। टैक्स कंप्लायंस बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ाना, ये सब भी रहेंगे ना। जो अनकाउंटेड मनी है वो सब किस में आएगा? मार्केट में
गवर्नमेंट के चैनल में आ जाएगा ना। और कुछ और सोचो ना अपने आप यार, काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी और कैसे आ रही वो भी पता चल जाएगा आपको। ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इस सब पे भी कंट्रोल होगा। टेररिस्ट फंडिंग उन्होंने बताया ही, स्मगलिंग, हवाला मनी, ये सब पे कंट्रोल होगा। अभी तो बता रहे थे ये सब बातें, तो बोलिए ना ये सब फटाफट रिलेट करके बताइए। मनी एक्सचेंज में हाँ, मनी सप्लाई कंट्रोल हो सकती है इससे, नो डाउट। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो सकता है या बढ़ भी सकता है। होते हैं, एग्जैक्ट फर्क पड़ता है, पढ़ते हैं, वो डिग्री ऑफ चेंजेस है। मैं उनको इसलिए बोला कि वो जिस उसमें बोल रहे हैं कि एड ऑन हो सकते हैं, हमने कहा से एड ऑन हो सकते हैं, फर्क पड़ता है सब पे। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लिक्विडिटी क्रंच, मतलब तरलता, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाने पे जो छोटे बिजनेस जो डायरेक्ट कैश में ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारी 90% अनऑर्गेनाइज्ड इकॉनमी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर और ये सब ज़्यादातर 90% डिपेंडेंट, 91% का पार्टिसिपेशन हमारी इकॉनमी में। तो वो ज़्यादातर किस पे बेस है? कैश पे। तो ये प्रॉब्लम आएगी ना। अगला डिक्लाइन ऑफ जीडीपी हुआ, क्यों? जीडीपी कम हुई, ये तो डाटा पढ़ा होगा ना, जीडीपी कम हो गई उस साल, क्यों? एमएसएमई सेक्टर जो छोटे कुटीर उद्योग ये सब जो थे, उनके पास पैसे किस में थे? ज़्यादातर लेन देन सब कैश में थे, उनके पास क्रेडिट की अवेलेबिलिटी कम हो गई ना, उनके बिजनेस का प्रभाव पड़ेगा ना बहुत ज़्यादा। और जो नॉर्मल लेबरर्स के पैसे होते हैं सब कैश में होते हैं, सबके पास अकाउंट होना है, ये सब। मान लिया सरकार ने पहले एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री जनधन योजना, कि सबके पास अकाउंट खुलवा दिया। अकाउंट खुलवाने के बाद वर्क किया ना, फिर ये सब स्टेप वाइज देखो लिया। पहले कहा कि अकाउंट खोल लो सब, इसका मतलब हो सकता है प्लानिंग बहुत पहले से रही हो, क्योंकि पहले उसने अकाउंट में फोकस किया था ना, सबके खाते खुलवा दिए थे। और इसमें एक चीज और हुई, जब पैसे का कन्वर्जन हुआ, स्त्री धन के नाम पे आप लोग सुने थे, क्या होता है स्त्री धन? कई तरह के होते हैं एक्चुअली इकोनॉमी टर्म, जनरली मैं ये अभी जनरल टर्म में पूछ रहा हूँ। एक्चुअली में ये टर्म नहीं है, उसमें और भी टर्म है, लेकिन अभी इस कंटेक्स्ट में मैं वही बोल रहा हूँ जो ये बता रहे हैं। ज़्यादातर टर्म एक्चुअली में जो घर में पैसे होल्ड थे सबके पास, ज़्यादातर देखा जाए तो अगर अभी हमारे यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, फीमेल के पास डायरेक्टली जॉब नहीं है, वो हाउस होल्ड वर्क में इन्वॉल्व है ना। उनकी जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं कि 1000-500 के नोट्स ये सब अपने सेविंग्स में काफ़ी हद तक रखती हैं, या जो जॉब में नहीं है प्रॉपर, मेल भी रखते हैं सब पैसे अपना घर पे, कुछ कैश के फॉर्म में रखे जाते हैं, क्योंकि उनको बैंकिंग सिस्टम पे भी उतना भरोसा नहीं होता है। उनको डर लगता है कि कहीं बैंक, क्योंकि कई ऐसे केसेस हो चुके हैं कि फ्रॉड बैंक खुलते हैं छोटे छोटे शहरों में, वो पैसे लूट के चले जाते हैं, तो वो पैसे वहीं रखे रहते हैं। और ज़्यादातर अब जो हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, तो वो पैसे सेव करके काफ़ी एक्यूमुलेट करके रखी रहती हैं, मतलब वो मकान अपने मालिक साहब के उनके उसमें कंसिडरेशन में नहीं रहता। देखा जाए मालकिन वो भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, बट जनरली जो अभी सोशल सिस्टम है उसमें ये चीज़ें हैं कि औरतें जो है उनके फाइनेंशियल लिबर्टी नहीं है, उनको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग घर में नहीं है। ये तो एक्सेप्टेबल फैक्ट है ना, कि उनको डिसीजन मेकिंग में भी हर चीज़ में अगर कहीं घर से बाहर भी कदम रखना हो तो उन्हें पहले परमिशन किसकी लेनी है? पेरेंट की। मैं भी वुमेन की बात कर रहा हूँ। हस्बैंड को बताना ज़रूरी है, और हस्बैंड कहीं भी खुला घूमे कोई मतलब नहीं। अच्छा, कितना बताते हो हमें पता है।
कितना बताते हो ये हमें पता है। और उनकी फ्रीडम मूवमेंट क्या होती है, मनी जब किसी के पास नहीं रहेंगे तो उनकी फ्रीडम बहुत ज़्यादा, उनकी डिसीजन मेकिंग हैम्पर रहती है। जिसका भी पैसा घर में इनकम जिस भी पार्टनर का नहीं होगा वो कभी भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। लोग घर के कामों को वैल्यू नहीं देते, जबकि घर में भी बहुत से काम होते हैं हाउस होल्ड। ज़्यादातर एक्चुअली में जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि औरतों को अगर हमारी जो 49% पॉपुलेशन है उनको अगर इकॉनमी में लाएं तो हमारी जीडीपी में लगभग 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। और हाउस होल्ड वर्क को एक्चुअली में पेड वर्क घोषित करना चाहिए। मैकेंसी की रिपोर्ट थी कि 76% अनपेड वर्क करती हैं औरतें, जबकि सबसे ज़्यादा काम वहाँ पे वो करती हैं और उनकी 24/7 सर्विस होती है और उनको पेमेंट कुछ नहीं है। ना डिसीजन मेकिंग में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका है, ना तो खुद के डिसीजन तक नहीं ले सकती हैं वो। और मूवमेंट तो छोड़ ही दो, मूवमेंट में वो अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाने के लिए 10 बार परमिशन लेंगी, अप्रूव कराएंगी और उनको ये डिसाइड होता है कि भाई इतने दिन ही रहना, उसके बाद वापस आना है। तो ये सब कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे और इन सब पे बहुत फ़र्क डालता है ना। इनके पास जो पैसे ये इसीलिए सेव करके अपने पास रखते हैं कि अनफॉर्सीन कंडीशन में घर के ज़रूरतों में ही हेल्प आती है इनके ये पैसे। ये कभी अपने शौक पे पैसे ही नहीं खर्च करती हैं। तो जब पैसे डिमोनेटाइज हुए तो इनके ये पैसे क्या हो गए, बाहर आए। अब कन्वर्जन, अब ये पैसे भी क्या आएंगे, इकॉनमी में आएंगे ना। अब तक ये पैसे इकॉनमी से बाहर थे, तो अब इकॉनमी में आए। प्रॉब्लम तो इनको भी हुई, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी थी इनकी, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हैम्पर हुई। ये रियलिटी है लाइफ की, ये सच्चाई है। मतलब कितना भी हम लोग एम्पावरमेंट कहते हैं, कुछ वो फॉल्स केसेस देख लेते हैं वीडियो में कि लड़कियां ऐसे केसेस कर रही हैं, वो केसेस कर रही हैं, ऐसे हंगामा कर रही हैं। क्योंकि वो लड़कियां हंगामा कर रही हैं इसलिए लोग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को देखने की आदत नहीं है। लोगों को लड़के की मारपीट देखने की आदत है, लड़कियों की मारपीट देखने की आदत नहीं है। सब लोग इंसान हैं, सबके अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक दो लड़कियों के हंगामा करने, जैसे अभी देखे होंगे सब लोग, इंदौर की कुछ वीडियोस आ रही होंगी ना कि गैंग वार चल रहा है, ये चल रहा है कि अब उस पर देखोगे कमेंट कैसे आ रहे हैं, अब लड़कियों का एम्पावरमेंट है। अरे भाई, लड़कियां इतने परसेंट में हैं, आधे आध हैं, तो सब लड़कियां अच्छी नहीं हो सकती भाई, सब अच्छे इंसान नहीं होते। आपको लड़कों की मारपीट देखने की आदत है, लड़कियों की मारपीट नहीं देखने की आदत है, इसलिए आप पूरी लड़कियों को एक तराजू में तौल दे रहे हैं। भाई कुछ क्रिमिनल हो सकते हैं, माइंड ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए कानून बना है, कानून अपना एक्शन लेगा। इसका ये मतलब नहीं कि एम्पावरमेंट कम कर दिया जाए। जनरली देखा जाए मैक्सिमम पॉपुलेशन अनएम्पावर्ड है, तो उस पर इस तरह के जो देखोगे कहीं भी मीडिया बहुत बायस्ड होता है, ज़्यादातर मेल होते हैं, इवन फीमेल भी आ जाती है। कहीं भी जरा से औरतों से रिलेटेड कोई हैपनिंग हुई तो पता चला सबके ट्विटर हैंडल पे, सबके फेसबुक हैंडल पे, सबके इंस्टाग्राम पे आ जाता है कि ये देखो पापा की परियां, ये देखो फला की परियां, ये वगैरह वगैरह। भाई वो कितने परसेंट है भाई, जो चीज़ें आप देखने आ रहे हो बाहर वो बहुत मिनिमम परसेंट है। और सबके अंदर पॉजिटिव निगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक है हर वर्ग में। मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, मेल का। मेल तो आए दिन कभी किसी पे कुछ कर दे रहा है, किसी पे कुछ कर दे रहा है, हर जगह मारपीट गुंडागर्दी उसकी एक्चुअली में दिख रही है, तो लोगों को वो क्या हो गए, उसके यूज टू हैं। लेकिन लड़कियों के लिए, अगर लड़की मान लिया खड़ी होकर कहीं सिगरेट पी रही है, 10 लोग जाते हुए फिर आगे फिर बात भी कर रहे हैं उस टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि दिमाग हमारा ट्रेंड है बचपन से, मेंटली आइडियलिस्टिक फ्रेम में कैद किया हुआ है। क्या हैबिचुअल मेंटेलिटी हमारी है। नहीं, हैबिचुअल है वही तो गलत है ना, पैट्रियार्की। देखो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता कि आप गलत चीजें, वो इनह्यूमन जो है, देखो वो इंसानियत बेसिस पे देखो, आप एक इंसान हो, पहले मेल फीमेल हो, उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक दुर्गुण है सोसाइटी के वो दोनों में पाए जा सकते हैं, उसका मेल फीमेल से कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। फीमेल कर रही है तो वो भी गलत है, मेल कर रहा तो वो भी गलत है।
लेकिन हाइप देना किसी एक जेंडर का वो गलत है। कोई फीमेल अभी बुलेट से घूमे यहाँ पे तो पीलीभीत जैसे शहर में, तो मुझे नहीं लगता कोई मेल ऐसा होगा जो खड़ा होकर ऐसा देखेगा, होगा ना? या ड्राइवर के फॉर्म में, या कोई लड़की अभी कार चला रही है तो सब क्या फेमस है कि लड़की चला रही है यार दूर भाग लो। ये सब क्या है? ये सब प्रेजुडिस है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बहुत सी एक्सपर्ट हैं, धीरे धीरे उनको आपने पढ़ने का चांस दिया ही नहीं कभी। आपने उनको हमेशा दबा के रखा और आप सोचते हैं कि एक दिन में डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। कैसे पॉसिबल है? घर में औरतें जीन टू जीन डेवलप होती है डिसीजन मेकिंग, और ऑलवेज अगर दबा के रखी गई उनको डिसीजन मेकिंग में हर बात पूछ के करने की आदत डलाई गई है कि आप ऐसा मत बोलो, आप ऐसा मत करो, आप इस फ्रेम में रहो, तो वो कहाँ से इकोनॉमी में डिसीजन मेकिंग ले पाएंगी? एक दिन में ले पाएंगी क्या? जैसे आपको अगर दबा के रख दिया जाए, आपके पापा अगर बहुत ज़्यादा दबा देते हैं, किसी के फादर देखोगे डोमिनेटिंग बहुत रहते हैं, तो वो बच्चे के अंदर बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि उलझन या रिवोल्यूशनरी इस तरह के एटीट्यूड डेवलप हो जाते हैं। तो वही चीज़ें तो लेडीज़ के साथ कब से हो रहा है ना। उसकी उनकी अब हम लोग अपनी मम्मियों को देखें, फिर सिस्टर्स को देखें, या कहीं भी जो मतलब भाई भले छोटा है लेकिन चलेगी उसी की, यही होता है ना। तो ये चीज़ें क्या है? आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से उसके माइंड डेवलपमेंट को रोक दिए हैं, तो वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कहाँ से बढ़ाएगी? नहीं बढ़ा सकती ना। और उसके बाद अब वहाँ से निकल के अगर वो जॉब में आती है पहले स्टार्टिंग में और इमीडिएट उसको किसी भी पोस्ट पे बैठाते हो, तो वो अभी उसकी कंडीशनिंग किस लेवल पे है? जनरेशन टू जनरेशन कंडीशनिंग होती है ना। जैसे कास्ट सिस्टम भी डिवाइड किया गया है, कास्ट सिस्टम सोशल बेस पे जो चीज़ें हायरार्की बेसिस पे पहले से डिवाइड थी, सबके कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग हैं हर कास्ट हर वर्ग के, और इसीलिए जनरेशन वाइज जो रिजर्वेशन दिया जाता है रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया जाता है। पॉलिटिकल मिसयूज की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें मत जाना। जो रिजर्वेशन का एसेंस है उसमें क्या है कि भाई एक लेवल इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए हर वर्ग के अंदर, अपनी सेल्फ इमेज, मतलब कि हम भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, हम भी अपने डिसीजन मेक कर सकते हैं, हमारे अंदर भी रैशनल पावर है। अब जैसे लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चलते हुए देखोगे कि ये रिजर्वेशन से आया है, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह ना, तो आप उसके बैकग्राउंड में देखो वो कहाँ से आ रहा है, उसके डेवलपमेंट कहाँ पे हुई। एक हुआ कि आप अच्छे माँ बाप से अच्छी खासी कंडीशनिंग हुई, अच्छे कॉन्फिडेंट फैमिली, या सोशल हायरार्की या गाँव का ही देख लो, डिफरेंट कास्ट डिवाइड होते हैं, उसमें जो अपर कास्ट होती है वो बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है उसके बच्चे, और जो लोअर कास्ट होती है उसको दिमाग लगाने की परमिशन नहीं होती है, हर बात पे उसको जलील किया जाएगा, नीचा दिखाया जाएगा। वो अगर बेचारा जाता भी है रिजर्वेशन के उससे कहीं पे, तो उसके दिमाग में बचपन की जो कंडीशनिंग है वो एक दिन में तो नहीं निकलेगी ना, टाइम लेगी, जनरेशन टू जनरेशन निकलेगी। अगर फादर कॉन्फिडेंट हुआ, पैसे में आया, तो उसके बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो इसीलिए एक्चुअली में जो रिजर्वेशन सिस्टम का लाया गया एसेंस कि आप जनरेशन टू जनरेशन पहले रिफॉर्म कर दीजिए कि उनके अंदर भी वो आपके बाद कैपेबल हो जाए। अब उसके सोशल मीडिया पे आप ये चला देंगे कि भाई ये रिजर्वेशन से आया है, ये कैपेबल नहीं है। भाई आपने उसकी कैपेबिलिटी के रिसोर्सेज तो खत्म कर रखे थे ना, ये तो सोशल इनजस्टिस है ना। आप किसी को रिसोर्सेज ना प्रोवाइड करिए, लोअर स्ट्राटा जो है कास्ट में, उसके पास बेचारों के पास जमीन तक नहीं है, ज़्यादातर है नहीं है, उनके पास अपने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए लेबरर बनना पड़ता है। गांव में ज़्यादातर पब्लिक देखोगे जो अभी लोअर कास्ट की है, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लूँगा बट हाँ जाने रहो, ये अब उतना समझ सकते हो आप लोग, उनके पास ज़मीनें नहीं है, वो बेचारे किस पे डिपेंडेंट हैं? मजदूरी पे। इनका आप जब तक इकॉनमी में अगर आप चैनलाइज करते हो, इनके दिमाग का विकास पहले करना पड़ेगा रिसोर्सेज के लिए। ये तो पूरी तरह सोशल इनजस्टिस का पार्ट, मतलब सोशल जस्टिस सिस्टम से पूरी तरह दूर है। इनको ये भी नहीं पता है इनके घर में खाना बनेगा कि नहीं, इनको कोई गाली दे के जा रहा है, कोई दबा के जा रहा है, इनको अपने राइट्स के बारे में तक का नहीं पता है। और इनका जब डेवलपमेंट होगा, आप ये सोचिए कि वहाँ से बंदा निकल के अगर रिजर्वेशन से
तुरंत सिस्टम पे आ रहा है, तो आप उससे ये उम्मीद करिए कि तुरंत ये बहुत अच्छा परफॉर्म करे आपके बराबर। तो वो पॉसिबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होगी, वो करेगा डेवलप। आप उसे इंकरेज करिए, आप उसे इन्वायरमेंट दीजिए, उसको कहिए कि हाँ आप कर सकते हो, आप करो। वो नहीं, उसके अंदर जो भी अगर 80% 70% डेवलपमेंट होगा तो उसके बच्चे में जाके वो 90 और 100% पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो वो इकोनॉमी में आपके बेनिफिट भी करेगा, ओवरऑल एक सोशल सिस्टम अच्छा क्रिएट करेगा। और जो भी चीज़ें, इसी तरह औरतों पे भी ये बात लागू है। ये सब इसीलिए वीकर सेक्शन में डाले गए हैं। वीकर सेक्शन कहा गया, वैसे तो कहना भी नहीं चाहिए किसी को वीकर। मुंह पे अगर किसी को कमज़ोर कहोगे तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा ना। कोई भी चीज़ें आप किसी को भी इनकरेज करना है तो सॉफ्ट लैंग्वेज में यूज़ किया जाए। हाँ भाई आप कर सकते हो, ठीक है। उसके रिसोर्सेज क्या है, आप उसका इन्वायरमेंट कंडीशन देखो कहाँ से आ रहा है। और दूसरा रिटेलिएशन जो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा रिटेलिएटरी, और जब भी किसी को सप्रेस किया जाएगा और उसको जैसे फ्रीडम मिलेगी तो वो रिटेलिएट करेगा। जैसे स्प्रिंग होती है, उसको दबा के रखते हो जब, उसको छोड़ते हो तो क्या होता है, चोट पहुंचाता है हाथों को ना। तो वो वही कंडीशन सोशल सिस्टम में भी लागू होती है। कुछ हद तक करेंगे नो डाउट, बट हाँ जो क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाने लगेगा, क्योंकि अब उसको भी समझ बढ़ानी पड़ेगी ना समाज में रहने के लिए। कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दिए जाएं, अगर कहीं गलतियां कोई कर रहे हैं, वो तो इनह्यूमन कंडीशन किसी के एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे कोई भी हो। उतनी समझ सबको है। तो यही बातें औरतों पे लागू हुई तो उनकी क्या प्रॉब्लम आई, जो पैसे होल्ड करके रखी थी वो समस्याएं आई। और ये सारे लोअर स्ट्राटा में, औरतों में ही नहीं, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है वो भी ज़्यादातर बैंकों में पैसे नहीं थे उनके, तो उनको भी कन्वर्ट करने में उनको मिसयूज़ किया गया। लोग पैसे वाले जो आए वो उनके अकाउंट का मिसयूज़ किए, उनके अकाउंट में डाल के अपने पैसे वाइट मनी कराए। ये बहुत हुआ है। दिहाड़ी के लेबरों को एक्चुअली में यूज़ किया गया। तो ये सब सिस्टम की फॉल्ट थी। और दूसरा एटीएम वगैरह की टेक्नोलॉजी अपग्रेड ना होना, ये सब भी बहुत बड़ी समस्या थी। बार बार कैलिब्रेशन करने पड़े, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई, ये सब चीज़ें इशू हुई। तो लगभग खत्म हुआ डिमोनेटाइजेशन। क्या क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी के, मैंने आपको इतने एंगल दिखा दिए हैं। अब उस एंगल में आप कनेक्ट करते बैठिए, और जहाँ जहाँ कनेक्ट करेंगे आपको एंगल मिलता रहेगा, ठीक। और इसमें सोशल जस्टिस का भी आपका काफ़ी पार्ट कवर हुआ है। जितना मैंने लिंकेजेस मेक किए हैं, अगर इसको आप सोशल जस्टिस या वुमेन के ऊपर एस्से लिखते हैं या वीकर सेक्शन में एस्से लिखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। इसीलिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एग्री करते हैं कि नहीं आप लोग पॉइंट से? किसी को डिसएग्रीमेंट है कहीं? ठीक है, 11 बज गए यार। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जीएसटी के आगे। जीएसटी के उस दिन कराए थे ना, आज वो पूजा नहीं आई क्या? पूजा नहीं आई है, इसमें काउंट कर देना कितने बच्चे हैं। सेकेंड मीटिंग ना, कितने? 26। 15 मिनट क्वेश्चन करा के फिर छोड़ देंगे कि जाना है किसी को कहीं। कितने? 36। 26। आप लोगों से मैंने 3 दिन कहा था कि पेपर करने को, क्वेश्चंस कहा था ना मैंने, उसमें से कितने के लोग क्वेश्चन किए? देखो मेरे लिए दिक्कत ये हो रही है कि हिंदी इंग्लिश का अगर मैं PDF खोलता हूँ दोनों, उसके क्वेश्चन बहुत आगे पीछे दिए हैं यार।
इसमें समस्या ये है कि मैं इंग्लिश वाले से ज़्यादा प्रेफरेबल आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ वो क्वेश्चंस पढ़ के। अगर मैं इंग्लिश वाली बुकलेट खोल लेता हूँ तो आपको अगर आंसर्स वो बताता हूँ, मतलब कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें होता है कि अलग क्वेश्चन दिए हैं। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद कर लीजिए जो भी करके आए हो। कुछ क्वेश्चंस में अगर दिक्कत होगी नो डाउट, कुछ ही किसी कॉन्सेप्ट में, सारे में तो नहीं, क्योंकि सारे के एक्सप्लेनेशन नीचे दिए हुए हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में दिए हैं। तो आपने किए थे क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ गई? जीएसटी के आगे किए ना। देखिए उसमें कंसेप्चुअल फैक्चुअल दोनों कवर करने हैं। फैक्चुअल भले पुराने हैं लेकिन आपको आगे चल के उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब आप फैक्ट अपडेट करिए अपने, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके रखिएगा। इसका मतलब ये है, क्योंकि वो फैक्ट पुराने होंगे, क्वेश्चंस पुराने हैं, तो आपको आंसर्स अलग लगेंगे। जैसे एक था कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, तब एनएसओ बन गया ना, सीएसओ प्लस एनएसएसओ मिला के एनएसओ बन गया। वैसे ही अपडेट हो गया, वैसे और भी चीज़ें अपडेट हुई होंगी ना। तो बताइए क्वेश्चंस किए हैं? कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जिसमें कंफ्यूजन हो? क्योंकि हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछेंगे, ये भी बता दे रहे हैं आपको। और जो 6-7 टॉपिक पढ़ाए हैं सबको करके आइए, सारे मैंने डाल रखा है ग्रुप में, सभी से आएंगे क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर सारे कर लीजिए। हाँ कर लीजिए। कुलदीप आप ये बुक रखिएगा, पूजा को देना है मुझे ये बुक। ये घटना चक्र वाली बुक है, जिसको देखना हो देख लेगा। ये आप अपने पास रखिएगा, परसों कल भी मेरी क्लास है, कल लेके आइएगा। हैं? ये बंद कर देना।